चाहे कितनी भी प्यारी हो, पत्नी का ये कहना कभी पूरा मत करना, वरना धोखा खा जाओगे। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर के आया हूँ। कहते हैं कि पत्नी वो है जो पति की हितैषी होती है, उसका प्रिय कार्य करती है। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता वही श्रेष्ठ है जो अपने संतान का अच्छी तरीका से भरण पोषण करे और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए और उनके सुंदर भविष्य के बारे में सोचे। श्रोताओं, हर पति का यह धर्म है कि वो अपनी ही पत्नी से प्रेम करे, उसकी बात माने, उससे कोई कपट ना करे, उसकी दुख सुख में सेवा करे, उसे हर प्रकार की खुशी प्रदान करे। लेकिन वो पत्नी ऐसा कुछ करने की या करवाने की जिद करे जिसमें पति की मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, जिसमें पति की जान जाती हो या उसके परिवार के लोगों को नीचा देखना पड़ता हो, उसके हितैषियों से अलग होना पड़ता हो, तो वो बात उसकी कभी नहीं माननी चाहिए। हितैषी वो है जो सिर्फ आपके हित की सोचे, जो आपको दुख पहुंचाए वो आपका हितैषी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्नी की कौन सी बातें पति को नहीं माननी चाहिए। मित्रों, रमनदीप शहर में एक चंद्रदत्त नाम का राजा राज करता था, जिसका चंद्र प्रताप नाम का एक पुत्र था। राजकुमार चंद्र प्रताप को अपने ही पिता के मंत्री के बेटे से बचपन से ही बड़ी गहरी मित्रता थी। हर समय एक दूसरे के साथ में रहते थे, साथ ही साथ घूमने जाते थे, वन विहार के लिए जाते थे, एक ही साथ सोते थे, एक ही साथ भोजन करते थे। एक दिन उन दोनों ने कहीं घूमने का मन बनाया। दोनों ने अपने घोड़े सजाए और पहाड़ों के बीच घूमने के लिए चले गए। वे दोनों चलते चलते एक दूसरे राज्य के राजा की सीमा में पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही रमणीक बगीचा है। उसमें एक तालाब है जिसमें बड़ा ही सुगंधित जल भरा है, जिसके चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे पड़े हुए थे। तालाब के चारों तरफ जो बगीचा था वो बड़ा ही मनमोहक था। उसका मन कर रहा था कि वो इसी बगीचे में ठहर जाए। उसके बाद में उन दोनों ने उस तालाब में हाथ और मुंह धोए, थोड़ा सा जलपान किया। उसके बाद में मंत्री का बेटा वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। राजकुमार चंद्र प्रताप उसी बगीचा की सुंदरता से मोहित होकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इतने में राजकुमार देखता है कि उसी बाग में एक सुंदर राजकुमारियों का झुंड आ पहुंचा। शायद वहां के राजा की कन्या और उसकी सहेलियां होंगी जो सरोवर में स्नान करने के लिए आई थी। सुंदर सहेलियों के बीच में एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी थी, जिस पे राजकुमार चंद्र प्रताप का दिल आ गया। वो इतनी सुंदर थी कि राजकुमार चंद्र प्रताप उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो कि बिजली ने करंट मार दिया। राजकुमार उसकी सूरत को देखकर मोहित हो चुका था। जब राजकुमारी ने एक सुंदर राजकुमार को देखा तो उसे भी वो टकटकी लगाकर देखते ही रह गई। वो भी उस राजकुमार की अदा की दीवानी हो गई। इतनी सहेलियों के बीच में उसे राजकुमार से बात करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसने राजकुमार की तरफ देखते हुए एक इशारा जरूर किया। उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाला और उसे कान से लगाया, दांतों से कुतरा, छाती से लगाकर फिर पैरों से कुचलकर सखियों के साथ में अपने नगर के लिए लौट गई। लेकिन वो राजकुमार उस राजकुमारी के इशारे को समझ नहीं पाया। निराश होता हुआ वो अपने मित्र के पास में लौट आया, जो कि वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। उसने आकर के अपने मित्र के लिए सभी बातें बताईं कि हे मित्र, अभी अभी एक सुंदर राजकुमारी इस बाग में आई थी और वो राजकुमारी आज मेरे लिए लूट करके चली गई। उसने कुछ इशारा भी किया था, लेकिन उसके इशारों को मैं समझ नहीं पाया। उसके साथ में कई अन्य सहेलियां भी थीं, इस कारण मुझे उससे बातचीत करने का भी अवसर नहीं मिला। हे मित्र, अब मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। यदि तुम मेरे लिए जीवित देखना चाहते हो तो मुझे उस राजकुमारी से मिलवाने का उपाय करो। लेकिन दोस्तों, वो राजकुमारी उस राजकुमार को कुछ अपना अता पता बता करके नहीं गई थी। तब राजकुमार की ऐसी हालत देखकर मंत्री के बेटे ने पूछा कि हे मित्र, ये बताओ कि उस राजकुमारी ने जाने से पहले तुम्हारी तरफ क्या इशारा किया था। तब वो राजकुमार कहता है कि हे मित्र, उसने अपने गजरे से कमल का फूल निकाला, उस फूल के लिए दांतों से कुतरा, सीने से लगाया और पैरों से कुचलकर चली गई। तब मंत्री का बेटा कहने लगा, हे मित्र, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो राजकन्या आपके लिए अपना पता दे गई है, परंतु हे मित्र,
आप उसे समझ नहीं पाए। उसने गजरे से कमल का फूल निकालकर कान से लगाया। इसका अर्थ है कि वह कमांड देश की रहने वाली है। उसने फूल के लिए दांतों से खुतरा। इसका अर्थ है कि वो फूलदत्त राजा की कन्या है। उसने फूल सीने से लगाया। इसका अर्थ है उसने आपके लिए दिल में बिठा लिया है। वो भी आपसे प्रेम करने लगी है। कमल को पैरों से दबाने का अर्थ है कि उसका नाम पद्मिनी है। मित्रों, अपने मित्र की बात सुनकर के राजकुमार चंद्र प्रताप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि अब तो उससे मिलकर ही रहूंगा। अब तो बस उसके राज्य में चलने की तैयारी करूं। दर्शकों, राजकुमार कहने लगा कि हे मित्र, मुझे उसके बिना एक पल बरसों सा लग रहा है। मित्रों, इस प्रकार से वो दोनों मित्र अपने घोड़ों पर सवार होकर उस राजकुमारी पद्मिनी के शहर को चल दिए। घूमते घूमते वो दोनों राजकुमारी पद्मिनी के शहर में जा पहुंचे। उसी शहर में एक बुढ़िया द्वार पर बैठी हुई रस्सी को बट रही थी। तब दोनों मित्रों ने उस बुढ़िया से कहा कि माँ, हम सौदागर हैं, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करते हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए आपके घर पर ठिकाना चाहते हैं। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तुम अपना ही घर समझो। जितने दिन तुम यहाँ पर रहना चाहो उतने दिन तुम बड़े आराम के साथ में रहो। घर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है। श्रोताओं, उन दोनों की शकल सूरत देखकर उस बुढ़िया के मन में ममता उमड़ पड़ी। वो दोनों मित्र उस बुढ़िया के घर में ठहर गए। तब राजकुमार ने पूछा कि हे माता, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? तुम्हारी गुजर बसर कैसे चलती है? तुम इसके अलावा और क्या काम करती हो? तब वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि हे परदेशियों, मेरा एक बेटा है, यहाँ के राजा फूलदत्त के यहाँ पर नौकरी करता है। मैं राजकुमारी पद्मिनी की दाई माँ हूँ। अत्यंत बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं अपने घर पर ही रहकर समय काटती हूँ। जब भी मुझे अपने काम करने से फुर्सत मिलती है तो दिन में एक दो बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। मेरे खाने पीने की व्यवस्था राजा साहब स्वयं कर देते हैं। श्रोताओं, उस बुढ़िया की बात सुनकर उन दोनों मित्रों ने सलाह की कि हमें भगवान ने इस बुढ़िया के पास में भेजकर एक सही मार्ग पर भेजा है। ये बुढ़िया अब हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। ये बात सोच करके उन दोनों ने उस बुढ़िया के लिए सोनों से अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दे दी और कहा कि हे माँ, कल तुम राजकुमारी के पास में जाओ तो उससे कह देना कि जो राजकुमार तुम्हारे लिए बाग में मिला था वो तुम्हारे शहर में ठहरा हुआ है। अगले दिन वो बुढ़िया अपने काम से फ्री होकर राजकुमारी के महल में पहुंची तो राजकुमारी पद्मिनी के लिए राजकुमार के आने की खबर दी। श्रोताओं, हुआ क्या, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने ये खबर सुनाई तो राजकुमारी ने एकदम गुस्से में आकर के हाथों में चंदन लगाकर उस बूढ़ी माँ के गाल पर जोर से तमाचा लगा दिया और कहने लगी कि मेरे घर से निकल जाओ। दर्शक बंधुओं, वो बूढ़ी माँ अपने गाल को पकड़े हुए राजकुमार और उसके मित्र के पास में लौट आई और राजकुमारी के इस व्यवहार के बारे में उन्हें आकर के समझाया। बुढ़िया की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा ही अचरज हुआ। वो कहने लगा कि मित्र, ऐसा लगता है कि राजकुमारी बड़ी ही घमंडी है, बड़ी ही उद्दंड है। ऐसा लगता है कि उसके माता पिता ने उसे कुछ सिखाया नहीं, उसके लिए कुछ भी संस्कार नहीं दिए। हे मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं उस राजकुमारी के लिए दिल दे बैठा। राजकुमार को उदास देखकर वो मंत्री का बेटा समझाने लगा कि हे मित्र, तुम उदास मत हो। राजकुमारी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे आप उसे घमंडी कह सको। ऐसा करके उसने एक तुम्हें संदेशा भेजा है। उसने अपनी उंगलियों पर चंदन का रेप लगाकर बूढ़ी माँ के गालों पर मारा है। उसका ये संकेत है कि अभी 10 दिन चंद्रमा और निकलेगा, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। जब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा मैं स्वयं ही आपसे आकर के मिलूंगी। ये सुनकर के राजकुमार की जान में जान आ गई। कहने लगा कि मित्र, मैं तो घबरा गया था। श्रोताओं, अब तो उन दोनों ने 10 दिनों तक ठहर कर अंधेरा पक्ष आने का इंतजार किया। जब 10 दिन व्यतीत हो गए तो राजकुमार ने धन की पोटली उस बूढ़ी माँ को दी और राजकुमारी के पास में भेजा। उस बूढ़ी माँ ने उस राजकुमार की खबर उस राजकुमारी तक पहुंचाई तो इस बार भी उस राजकुमारी ने लाल रंग में 3 उंगलियां भिगोकर उस बूढ़ी माँ के मुंह पर दे मारी और राजकुमारी ने उस बूढ़ी माँ को भगा दिया। उधर उस बुढ़िया ने आकर के राजकुमार से फिर से उस राजकुमारी के व्यवहार के बारे में बताया। बुढ़िया के मुख से ऐसी बात सुनकर वो राजकुमार फिर से हैरान हो गया और कहने लगा कि हे मित्र, मुझे तो लगता है
कि वास्तव में वो राजकुमारी संस्कारहीन है और तुम उसके बर्ताव का गलत अर्थ निकाल लेते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती। तब मंत्री के बेटे ने जवाब दिया कि हे मित्र, तुम परेशान मत हो, इस बार भी राजकुमारी ने कोई गलत काम नहीं किया है। लाल रंग में 3 गोलियां भिगोकर मुंह पे मारने का अर्थ है कि वो इस समय मासिक धर्म में है। इस अवस्था में स्त्री का पुरुष से मिलना वर्जित होता है। इस समय तो मिलना तो दूर की बात, पुरुष का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। मित्र, उसने हमें ये संदेश भेजा है कि उसे ठीक होने में अभी 3 दिन लगेंगे, इसलिए शांत होकर अभी 3 दिनों तक और प्रतीक्षा कीजिए। श्रोताओं, उसके बाद में उन दोनों मित्रों ने 3 दिनों तक और इंतजार किया। राजकुमार के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 दिन के बाद में फिर से उन्होंने बूढ़ी माँ के लिए राजकुमारी के पास में भेजा। तो बूढ़ी माँ ने उस राजकुमारी से जाकर के कहा कि हे राजकुमारी पद्मिनी, वो दोनों परदेसी आपसे मिलना चाहते हैं। बूढ़ी महिला की बात सुनकर राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। वो बुढ़िया बेचारी उदास होकर फिर लौट आई। राजकुमारी का ऐसा बर्ताव उस बुढ़िया ने दोनों राजकुमारों को जाकर के बताया। तब राजकुमार कहने लगा कि हे मित्र, उसके इस तरीका के व्यवहार का आखिर क्या अर्थ समझा जाए। तब मंत्री का बेटा कहने लगा कि हे मित्र, अब तुम खुश हो जाओ। आज रात उसने तुम्हें अपने महलों में बुलाया है। उसने ये संकेत भेजा है कि महल की पश्चिमी खिड़की से होकर के आना। श्रोताओं, ये सुनते ही वो राजकुमार खुशी के मारे उछलने लगा। रात होने पर उसने बुढ़िया के वस्त्र पहने और अपने शस्त्र लेकर के महल की पश्चिमी खिड़की से राजकुमारी के महल में पहुंच गया। उधर राजकुमारी उसके स्वागत के लिए खिड़की पर तैयार खड़ी थी। जैसे ही वो पहुंचा तो उसका हाथ पकड़कर राजकुमारी उसे अपने कक्ष में बुला ले गई। श्रोताओं, दिन निकलने पर राजकुमारी राजकुमार के लिए अपने शयन कक्ष में छुपा देती थी और रात्रि होने पर उसे निकाल लेती थी। उधर उसका मित्र उस बुढ़िया के घर पर अकेला ही था। इसी प्रकार से राजकुमारी के साथ में रहते हुए उस राजकुमार को कई दिन बीत गए। अचानक से राजकुमार के लिए अपने मित्र चित्रसेन की याद आई। मन में सोचने लगा कि मुझे राजकुमारी से मिलाने वाला मेरा एक मित्र ही तो है और मैंने अपने सुखों के चक्कर में उसे अकेला छोड़ दिया है। मैं कितना बड़ा मतलबी हूँ, मुझे अभी उससे मिलना चाहिए। तब राजकुमार अपने मित्र से मिलने के लिए तड़पने लगा। राजकुमारी के लिए ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो राजकुमारी नहीं चाहती थी कि राजकुमार मुझसे एक पल के लिए भी दूर जाए। राजकुमारी ने जब राजकुमार को उदास देखा तो पूछने लगी कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो। राजकुमार ने जवाब दिया कि हे प्रिय, मैं दुनिया में हर चीज के बिना रह लूंगा, परंतु मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। वो मेरा बचपन का सखा है। हर सुख दुख की घड़ी में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। भाई से भी बढ़कर वो मेरा ख्याल रखता है। मित्रों, राजकुमार का अपने मित्र के प्रति अटूट प्रेम देख करके राजकुमारी के लिए कुछ पलों के लिए बड़ा ही बुरा लगा। सोचने लगी कि इसका कमीना दोस्त हमारे प्रेम के बीच में रोड़ा बन जाएगा। इसके मित्र के रहते हुए राजकुमार पूरी तरीके से मेरा नहीं हो सकता। इस मित्र रूपी रोड़ा को खत्म कर देना चाहिए। यह सोच करके वो राजकुमारी मीठी मीठी बातें करती हुई बोली कि हे प्राणनाथ, यदि आप मित्र के लिए ज्यादा बेचैन हो तो लो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बना करके देती हूँ। इस भोजन को ले जाकर के तुम अपने मित्र को बड़े प्यार से खिला देना और कहना कि तुम्हारी भाभी ने बड़े प्रेम से भोजन बना करके भेजा है। मित्रों, राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उधर राजकुमारी पद्मिनी ने भोजन बनवाया और भोजन में जहर मिलवा दिया। इधर भोजन को देकर के उस राजकुमार के लिए वहां से भेज दिया। राजकुमार से कहा कि हे प्राणनाथ, तुम भोजन करा करके अपने मित्र के पास से जल्दी ही लौट आना। मित्रों, राजकुमार के लिए नहीं पता था कि राजकुमारी ने इस भोजन में जहर मिला दिया है। वो खुशी खुशी भोजन लेकर के अपने मित्र के पास में पहुंचा। काफी दिनों से वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इसलिए भाई एक दूसरे को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए। पहले तो एक दूसरे से गले मिले, उसके बाद में वो दोनों बातचीत करने लगे। तब राजकुमार बोला कि हे मित्र, मैंने राजकुमारी के लिए जब तुम्हारे बारे में बताया तो भाई इस बात को सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुई। उसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बना करके भेजा है, लो ये भोजन कर लो। श्रोताओं, इधर जो मंत्री का बेटा था वो बड़े ही चतुर स्वभाव का था। उसने भोजन करने से पहले पास में बैठे हुए कुत्ते को थोड़ा सा भोजन निकाल करके डाल दिया। वो कुत्ता उस भोजन को खाते ही तुरंत मर गया।
यह देखकर के राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या। तब मंत्री का बेटा कहता है कि हे मित्र, राजकुमारी ने मुझे मारने के लिए ये भोजन भिजवाया था। इस भोजन को भिजवाने में उसका कोई प्यार नहीं था। तब राजकुमार पूछने लगा कि मित्र, आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। तो मंत्री का बेटा जवाब देता है कि हे मित्र, उसके और तुम्हारे मिलन में मैं रोड़ा बन चुका हूँ। तुम उसके पास में जरूर रह रहे थे, पर तुम्हारा मन हर समय मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहता होगा, और राजकुमारी ये नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बढ़ जाए, इसलिए उसने मुझे मारने का प्रयास किया। यदि मैं मर जाऊंगा तो तुम पूरी तरीका से उसके ही होकर के रहोगे। मित्रों, ये बात सुनते ही राजकुमार का खून खौलने लगा और कहने लगा कि हे मित्र, ऐसी दुष्ट स्त्री का प्रेम पाकर के मैं कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाऊंगा। इसका प्रेम तो बड़ा ही घातक है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। अब उसके पास में लौट करके मैं वापस नहीं जाऊंगा। तब मंत्री का बेटा बोला कि नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। जिसके लिए हमने कई दिनों से अपना घर बार छोड़ रखा है, उसके बिना तो हम घर वापस लौट करके नहीं जा सकते। हम उसको अपने साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन ब्याह कर नहीं, उसे उसकी करने का दंड देकर। आज रात्रि में तुम उसके पास ही जाओ, और राजकुमारी जब सो जाए तो उसके बाद राजकुमारी की जांघ पर अपनी तलवार का निशान बनाकर और गहने लेकर वहां से चले आना। मित्र के समझाए अनुसार वो राजकुमार उसके महलों में गया और राजकुमारी से मिला। रात्रि होने पर जब राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी की बाईं जांघ पर तलवार का निशान बनाया और गहने उठाकर वहां से चला आया। उधर मंत्री के बेटे ने योगी का भेष बनाया और मरघट में जाकर के बैठ गया। इधर राजकुमार को गहने बेचने के लिए बाजार में भेज दिया और कहा कि हे मित्र, यदि तुम्हारे लिए कोई पकड़ ले तो उससे कहना कि मेरे गुरु के पास में चलो, तुम उसे लेकर मेरे पास चले आना। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से मंत्री का बेटा साधु बनकर के रास्ते में बैठ गया। इधर वो राजकुमार गहने बेचने के लिए बाजार में चला गया। उसने वो गहने एक सुनार के लिए दिखाए। सुनार उन गहनों को देखते ही पहचान गया कि ये गहने तो राजा की बेटी के मालूम पड़ते हैं, कहीं चोर चुरा कर तो नहीं लाया है। उसने गहने देखते ही तुरंत कोतवाल को बुलवाया और राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। कोतवाल ने पूछा कि ये गहने तुम्हारे पास में कहां से आए। तब राजकुमार ने जवाब दिया कि ये गहने मेरे गुरु ने दिए हैं, जो मरघट में धूनी रमाए बैठे हैं। मित्रों, अब तो कोतवाल ने मंत्री के बेटे को पकड़वा लिया। उन दोनों को राजा के सामने पेश किया। तब राजा ने पूछा, हे योगी जी, इन गहनों को तुम कहां से लेकर के आए हो। योगी के भेष में जो मंत्री का बेटा था कहने लगा, हे महाराज, मैं तो कई दिनों से मरघट में बैठा हुआ हूँ और डाकिनी की उपासना करता हूँ। वो कल मेरे पास में आई तो मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना दिया। दर्शक बंधुओं, उन गहनों के लिए तो राजा पहचान चुका था, लेकिन वो गहने तो उसकी बेटी के ही थे। उसे संदेह हुआ। वो तुरंत ही अपने महलों में गया। उसने रानी से कहकर अपनी बेटी की जांघ दिखवाई तो सच में उसकी बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना हुआ था। यह सुनकर के राजा के लिए बड़ा ही दुख हुआ कि उसकी बेटी एक डाकिनी है। वो चुपचाप ही योगी बाबा के पास में आया और कहने लगा कि हे महाराज, धर्म शास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या उपाय बताया गया है। तब योगी ने बताया, हे महाराज, यदि आप अपने राज्य की और अपनी कुशल चाहते हो तो अपनी बेटी के लिए देश निकाला दे दो, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, बालक, स्त्री, डायन और अपने शरण में रहने वाले से चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है आप अपनी पुत्री के लिए देश निकाला दे दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। श्रोताओं, अब तो राजा ने घबराते हुए अपनी बेटी के लिए डोली में बिठाकर उसी दिन जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और मंत्री का बेटा तो इसी मौके की तलाश में थे। वो जंगल में राजकुमारी के पास में आए और उसे अपने साथ लेकर के अपने नगर वापस लौट गए और बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। राजकुमार ने कहा कि हे प्रिय, तुमने मेरे मित्र के लिए मरवाना चाहा और वो भी मेरे हाथों से, इसीलिए हमने तुम्हारी करनी का तुम्हें दंड दिया। हमने तुम्हारा देश निकाला करवाया ताकि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिजनों को कभी न देख सको और ना ही उनसे कभी मिल सको। तब तुम्हारे लिए एहसास होगा कि अपनों से दूर रहने का गम क्या होता है। उस दिन तुम थोड़े से वियोग की वजह से तुम मेरे मित्र के लिए विष देकर के मारे दे रही थी।
वो मेरा मित्र है, मेरा रक्षक बनकर मेरा साथ निभाता है। श्रोताओं, उसके बाद में राजकुमारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बार बार अपने किए गए कर्म पर लज्जित होने लगी। श्रोताओं, कहते हैं जो स्त्री अपने पति के हितैषियों के लिए दूर करना चाहती है, अर्थात उनका बुरा करना चाहती है, वो पति की भी हितैषी कभी नहीं हो सकती। जैसे पति के भाई बहन, वफादार मित्र पति के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, ये तो पति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। मनुष्य जब बड़ी विपत्ति में होता है तो अपने हितैषी ही उसे हिम्मत देते हैं, उसकी मदद करते हैं, मुश्किल वक्त में उसका साथ देते हैं। यदि पत्नी इनसे पति के लिए दूर करना चाहती है तो वो अपने पति की हितैषी नहीं है। जो स्त्री पति को इन लोगों से दूर करना चाहती हो तो समझ लेना वो पत्नी अपने पति से झूठा प्रेम करती है, उसकी नीयत साफ नहीं है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।